टॉम की क्लास लेकर के। और टॉम में हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो पावर ट्रांसमिशन था। पावर ट्रांसमिशन में हम लोगों ने बेल्ट ड्राइव और गियर ड्राइव की बात कर ली है। और आज लास्ट ड्राइव जो है वो हमारा है चेन ड्राइव। इस चेन ड्राइव की बात की जाएगी। ये चेन ड्राइव आपने देखा होगा, आपकी जो साइकिल में होते हैं लगे हुए चेन और चेन स्प्रॉकेट, उसके माध्यम से अगर हम शक्ति अथवा गति का पालन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं चेन ड्राइव। तो इसमें लिखिएगा चेन ड्राइव में, ठीक है। पहले सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा चेन ड्राइव क्या होता है, तो जान लेते हैं कि चेन ड्राइव, ठीक है। ये मान लीजिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन ये सिलेबस में दिया हुआ है तो पूछ सकता है। लेकिन बेल्ट ड्राइव और गियर ड्राइव को जरूर पढ़िएगा। चेन ड्राइव नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन बेल्ट ड्राइव और गियर ड्राइव को मत भूलिएगा पढ़ना। तो चेन ड्राइव में चलते हैं। चेन ड्राइव हमारा जो है उसमें लिखिएगा, यह एक धनात्मक चालन होता है। यह एक धनात्मक चालन होता है जिसकी सहायता से दो शाफ्टों के बीच शक्ति अथवा गति का पारेषण किया जाता है। शक्ति अथवा गति का पारेषण किया जाता है। इस चालन प्रणाली में प्रत्येक शाफ्ट पर चेन स्प्रॉकेट लगा होता है। प्रत्येक शाफ्ट पर चेन स्प्रॉकेट लगा होता है तथा इस पर चेन चढ़ाकर शक्ति अथवा गति का पारेषण किया जाता है। चेन चढ़ाकर शक्ति अथवा गति का पारेषण किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका चेन ड्राइव का फिगर मैंने बनाया है। इसमें ये चेन की लिंक है, कड़ियां हैं, ठीक है। इस तरह से खांचों में बैठी रहती हैं कड़ियां। ये बीच वाली लाइनें क्या होंगी, इस तरह से गायब हो जाएंगी और यहाँ पर इस पर क्या होगा, चेन चढ़ जाएगा और ये हमको बाहर इस तरह से बस ये निकला हुआ दिखाई देगा। ये इस तरह से वो पिनियन वाला थोड़ा सा छोटा बन गया फिगर, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। इस तरह से चेन रहेगा और यहाँ बीच में ये इस तरह से इस तरह से दांते बाहर निकले रहते हैं चेन स्प्रॉकेट में, ठीक है। ये चेन स्प्रॉकेट है। ये वाला है, ये हमारा चेन स्प्रॉकेट है। इसको हम कहते हैं चेन स्प्रॉकेट और ये है हमारा चेन, ठीक। तो ये हमारा चालन है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तो एप्लीकेशन में लिख लीजिएगा, इस चालन का प्रयोग मोटरसाइकिल तथा साइकिल, कृषि मशीनों तथा रोड रोलरों, कृषि मिलों तथा रोड रोलरों आदि में दो शाफ्टों के मध्य शक्ति पारेषण हेतु किया जाता है। शाफ्टों के मध्य शक्ति पारेषण हेतु किया जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, तो एडवांटेज में लिखिएगा, लाभ में लिखिएगा, इसमें स्लिप न होने के कारण स्थिर वेगानुपात प्राप्त होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो प्राप्त होता है। दूसरा, इस चालन में शाफ्ट पर कम लोड पड़ता है। ये जो हमारे शाफ्ट है इस पर लोड कम पड़ता है क्योंकि गियर जो होते हैं वो हैवी होते हैं। इसमें ये चेन स्प्रॉकेट पतले होते हैं तो लोड ज्यादा नहीं आता, ठीक है। शाफ्ट पर कम लोड पड़ता है। बेल्ट तथा रोप ड्राइव की तुलना में यह कम स्थान घेरता है। इसकी दक्षता अधिक होती है। और इस चालन में अगला पॉइंट लास्ट, इस चालन में एक ही चेन से कई शाफ्टों पर गति पारेषित की जा सकती है। एक ही चेन से कई शाफ्टों पर गति पारेषित की जा सकती है। अब हानि क्या है, डिसएडवांटेज। अब एडवांटेज है तो इसका डिसएडवांटेज भी होगा, तो डिसएडवांटेज में लिखिएगा, डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट लिखिएगा, इसकी उत्पादन लागत अधिक होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट, माउंटिंग यथार्थ ना होने से, ये जो हमने बांधा है इसको, वो माउंटिंग यथार्थ ना होने से उच्चावचन फ्लक्चुएशन की संभावना बढ़ जाती है।
उच्चावचन की संभावना बढ़ जाती है। चेन की लंबाई, अगला पॉइंट, चेन की लंबाई समय अंतराल के पश्चात बढ़ती रहती है। चेन की लंबाई समय अंतराल के पश्चात बढ़ती रहती है, इसलिए समय समय पर इन्हें काटने की आवश्यकता पड़ती है। समय समय पर इन्हें काटने की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारा है अगला हेडिंग जो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ चेन। चेन का वर्गीकरण, कितने प्रकार से चेन को वर्गीकृत किया गया है, तो वो है आपका यहाँ पर तीन प्रकार के हैं, तो लिख लीजिएगा। चेन को मुख्यतः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला होस्टिंग एंड हॉलिंग चेन, होस्टिंग एंड हॉलिंग चेन। दूसरा जो है वो आपका है कन्वेयर चेन, और तीसरा हमारा है पावर ट्रांसमिशन चेन। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों आपके बुक में दिए गए हैं क्लासिफिकेशन में। हॉस्टिंग चेन और दूसरा हमारा है कन्वेयर या ट्रैक्टिव, मतलब जो खींचने वाला हो, कन्वेयर या ट्रैक्टिव चेन, और तीसरा जो पावर ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब ये जो हमारे हॉस्टिंग या हॉलिंग चेन है, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा स्क्वायर शेप चेन, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है ओवल शेप। ठीक, यानी कि ये जो हमारा होगा इस तरह से स्क्वायर शेप का होगा, या रेक्टेंगुलर चेन भी बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से कड़ियां जो जुड़ी होंगी, कड़ियों का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो वर्गाकार होगा, तो इस तरह का ये चेन होगा। ये इस तरह का चेन होगा स्क्वायर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका चेन विथ स्क्वायर लिंक। क्या है ये हमारा चेन विथ स्क्वायर लिंक। ठीक है, अब यही हमारा, इसी को चेन विथ स्क्वायर लिंक बोल लो या स्क्वायर शेप चेन बोल लो। अब ये हमारा ओवल शेप चेन में ये होगा हमारा अंडे के आकार का होगा, और अगली कड़ी जो होगी वो इस तरह की होगी। इस तरह की होगी कड़ी, ठीक है, ओवल शेप की। तो इसको हम ओवल शेप बोल रहे हैं कड़ी को। ये हमारी ओवल शेप है, या चेन विथ ओवल लिंक बोल सकते हैं। तो ये हमारे हॉस्टिंग और हॉलिंग जो चेन होते हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा, इन चेन्स का प्रयोग क्रेनों में भारों को उठाने अथवा ढोने हेतु किया जाता है। इन चेनों का प्रयोग क्रेनों में भारों को उठाने अथवा ढोने हेतु किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला चेन विथ स्क्वायर लिंक और दूसरा चेन विथ ओवल लिंक। चेन विथ ओवल लिंक। अब इसमें कैसे करेंगे, चेन विथ स्क्वायर लिंक में लिखेंगे इसमें चेन की कड़ियों की संरचना वर्गाकार होती है। चेन विथ स्क्वायर लिंक में इनमें चेन के कड़ियों की संरचना वर्गाकार होती है। इनका उत्पादन सरल तथा इनका उत्पादन लागत कम होता है। इनका उत्पादन सरल तथा उत्पादन लागत कम होता है, परंतु उच्च भार की दशा में इनमें ऐंठन की संभावना बनी रहती है। उच्च भार की दशा में इनमें ऐंठन की संभावना बनी रहती है। और दूसरा हमारा है चेन विथ ओवल लिंक, इसमें लिखेगा, इसमें कड़ियों की संरचना दीर्घ वृत्त के आकार की होती है या ओवल शेप की होती है। इनमें उच्च भार की दशा में ऐंठन की संभावना नहीं होती। ठीक है, तो जहां पर ऐंठन की संभावना है वहां पर हम ओवल शेप का यूज करेंगे, जहां नहीं है ऐसे जनरल पर्पज के लिए हम स्क्वायर लिंक का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्शन रेट जो होता है वो
कम होता है, साथ ही साथ उनका जो प्रोडक्शन भी होता है वो इजी होता है, इजी मैन्युफैक्चर हो जाती है। दूसरा हमारा है कन्वेयर चेन, जिसकी सहायता से हम भारों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने हेतु प्रयोग करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा हमारा अगला कन्वेयर या ट्रैक्टिव, इसको बोलते हैं ट्रैक्टिव चेन। ठीक है, कन्वेयर या ट्रैक्टिव चेन। इसमें लिखिएगा इन चेनों का प्रयोग भारों को लगातार स्थानांतरित करने अथवा उठाने हेतु किया जाता है। लगातार स्थानांतरित करने अथवा उठाने हेतु किया जाता है। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा है सेपरेटर टाइप के, जो मतलब जिनको हम क्या करें, लिंक जो है वो हुक के रूप में जुड़े हों और उनको हम अलग कर सके। ठीक है, तो पृथक योग्य सेपरेटर या हुक ज्वाइंट टाइप चेन। ठीक है, क्लोज ज्वाइंट, अगला जो है वो हमारा है क्लोज ज्वाइंट टाइप चेन। दोनों में अंतर क्या है, ये देखिए, ये हमारा जो है वो एक हुक के आकार का रहेगा चेन, अगला जो रहेगा। ठीक है, और यहां पर अगला चेन फंसा रहेगा, फिर यहां से हमारा ये इस तरह से हुक के रूप में फंसे रहेंगे। यहां पर ये हुक के रूप में इस तरह से फंसे रहेंगे। इनको अलग करना रहेगा तो ये हुक निकाल दिए, ये अलग हो गए। तो ये हमारे क्या है, हुक ज्वाइंट टाइप चेन। तो इसमें लिख लीजिएगा यह चेन कड़ियों के मध्य हुक जोड़ लगाकर तैयार किए जाते हैं। यह चेन कड़ियों के मध्य हुक जोड़, ये हमारा हुक ज्वाइंट है, हुक जोड़ लगाकर तैयार किए जाते हैं। इनका प्रयोग कम गति तथा कम दूरी पर स्थित शाफ्टों के बीच किया जाता है। कम दूरी अथवा कम गति के शाफ्टों के बीच शक्ति पारेषण हेतु किया जाता है। अब दूसरा हमारा है क्लोज ज्वाइंट टाइप, जिसमें हमारा क्या होगा, जो जोड़ होंगे वो क्लोज टाइप, मतलब वो क्लोज होंगे। ठीक, ये हमारा है इस तरह से चेन, और इसके ऊपर ये हमारी एक लेयर है, ये एक लिंक है। ठीक है, इसके ऊपर ये हमारी आगे दूसरी लिंक। ठीक, यहां से फिर ये हमारी पहली वाली लिंक जो है वो है, इसके ऊपर ये हमारी चढ़ गई बाहरी पे। अब ये आपस में परस्पर पिन जॉइंट के थ्रू इस तरह से जुड़ी रहेंगी। इनको हम अलग जल्दी नहीं कर पाएंगे, ये परमानेंटली इस तरह से क्लोज होंगी इस तरह से। तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड टाइप चेन। इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड टाइप चेन। तो लिखिएगा इस चेन में कड़ियां परस्पर पिन जॉइंट द्वारा तैयार की जाती हैं। इनका परिचालन सुगम नहीं होता है। और अगला जो वो हमारा पावर ट्रांसमिशन चेन है, उसमें लिख लेंगे इन चेनों का प्रयोग शक्ति अथवा गति पारेषण हेतु किया जाता है। इन चेनों का प्रयोग शक्ति अथवा गति पारेषण हेतु किया जाता है। यह मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती हैं। पहला ब्लॉकचेन, दूसरा ब्लॉकचेन या इसको बूस्ट चेन भी कहते हैं, ब्लॉकचेन या बूस्ट चेन। ठीक है, दूसरा हमारा जो है वो है आपका बुश रोलर चेन, और तीसरा जो है वो है हमारा इन्वर्टेड टिथ चेन। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं, ब्लॉक चेन, बुश रोलर चेन और इन्वर्टेड टिथ चेन। इनका जो फिगर है वो आपकी कॉपी बुक में दिया है, वहां से देख लीजिएगा। इनके बारे में हम बता देते हैं। ब्लॉक चेन या बुश चेन क्या होता है, जो ब्लॉक चेन या बुश चेन होता है, इनका प्रयोग स्टार्टिंग में किया जाता था, अभी ये यूजफुल नहीं है, इनका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। ठीक है, और इनमें चालन के दौरान जो दांते तथा कड़ियों के मध्य घर्षण अथवा रगड़ जो होता है वो काफी ज्यादा होता था, इसलिए आवाज इनमें ज्यादा आती थी।
और इसी हेतु इनका प्रयोग हम कम गति पर करते थे। अब यहाँ पर बुश रोलर चेन मतलब वो जो लिंक होंगे वहां पर रोलर लगेगा और रोलर के बाद वहां पर बुश लगी रहती है, तो उनमें घर्षण क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, तो फ्रिक्शन कम हो जाने की वजह से इनका चालन थोड़ा सा स्मूथली बन जाता है। इन्वर्टेड टिथ चेन में क्या होता है, इसमें जो दांते होते हैं वो उल्टे होते हैं, इस तरह से रहेंगे। इसमें आपके ये जो दांते रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, इन्वर्टेड रहेंगे। और इन्वर्टेड होने की वजह से होता क्या है कि इनका जो संपर्क होता है वो इन दांतों का ये प्रॉपरली स्प्रॉकेट से हो नहीं पाता है। स्प्रॉकेट हमारा यहाँ रहेगा तो इनके साथ इनका संपर्क कम होता है, इसलिए यहाँ पर आवाज जो होती है, शोर जो होती है वो कम होती है, इसलिए इन्हें साइलेंट चेन भी कहते हैं। इन्वर्टेड टिथ चेन को साइलेंट चेन भी कहा जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ चेन थे। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पिच क्या होता है, उस पिच के बारे में जान लीजिए। तो चेन में जो दो कड़ियां होती है, सेम वही चीज जो रोलर में गियर में जो पिच होता है वही पिच यहाँ पर भी होता है। अब यहाँ यदि हम एक चेन स्प्रॉकेट का फिगर बना रहे छोटा था, तो यहाँ पर लिंक इस तरह से ये हमारे चेन है, जिसमें एक कड़ी ये है, दूसरी कड़ी ये है। तो ये जो कड़ियां इस पे जुड़ती हैं वो हेक्सागोनल शेप की होती हैं, वो हेक्सागोनल मतलब इस पे इस तरह से जुड़ती हैं। इनका जो संपर्क होता है कड़ियों का वो आपका पूरा वृत्ताकार नहीं होता है, वो क्या होता है यहाँ से, ये चूंकि यहाँ पर हमारा चेन स्प्रॉकेट बाहर निकलता है तो ये हेक्सागोनल शेप में इस पे टच करती है। यहाँ पर भी वही सेम चीज इस तरह से, ये इस तरह से संपर्क करती हैं। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम कहते हैं पिच। यदि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु हमारा O है, ये है हमारा पिच और इसका रेडियस है चेन स्प्रॉकेट का R। तो पिच के बारे में लिख लीजिएगा, पिच क्या होता है चेन में, और उसके बाद पिच में और चेन स्प्रॉकेट का जो चेन स्प्रॉकेट होता है उसके डाया में क्या रिलेशन होता है उस रिलेशन को जान लेंगे और यहाँ पर हमारा चेन ड्राइव हो जाएगा समाप्त। तो पिच में लिखिएगा, चेन ड्राइव में दो लगातार चेनों के पिनों के केंद्रों के मध्य की दूरी, ये हमारा चेन लिंक है, एक लिंक ये है, दूसरी लिंक, अब यहां से ये दूसरी लिंक है, ठीक है। इसको इस शेप का बना लीजिए। अगला हमारा तो एक पिन के केंद्र से दूसरे पिन के केंद्र तक, तो दो लगातार चेन कड़ियों के पिनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो दो क्रमागत चेन कड़ियों के मध्य संगत केंद्रों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला हेडिंग डाल दीजिएगा, चेन के पिच तथा स्प्रॉकेट के डायमीटर के मध्य संबंध। स्प्रॉकेट के व्यास के मध्य, पिच सर्किल डायमीटर के मध्य संबंध, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारा पिच तथा चेन स्प्रॉकेट के पीसीडी में संबंध। ये फिगर बना लीजिएगा, ठीक है, फिगर बना लीजिएगा और हेडिंग डाल दीजिएगा पीसीडी। पीसीडी क्या होता है, पिच सर्किल डायमीटर क्या होता है, तो लिखिएगा, किसी स्प्रॉकेट के ऊपर लिपटे चेन के हिंज केंद्रों से होकर किसी स्प्रॉकेट पर लिपटे चेन के हिंज केंद्रों से होकर गुजरने वाले वृत्त को पिच सर्किल कहते हैं तथा इसके व्यास को पिच सर्किल डायमीटर कहते हैं, तथा इसके व्यास को पिच सर्किल डायमीटर कहते हैं। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में एक चेन स्प्रॉकेट, चित्र में एक चेन स्प्रॉकेट दर्शाया गया है, जिसमें P बराबर चेन की पिच, D बराबर पिच सर्किल डाया। ये एंगल क्या होगा भाई, ये पूरा यदि थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आधा।
थीटा बाई 2। ठीक है, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या होगा, डी। ठीक है, और ए बी बराबर क्या है, पी है। तो P बराबर है ए बी, और ए बी को हम लिख सकते हैं, यहां से हमने इस पे लंब डाल दिया है, तो ये एक M बिंदु पर काट रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ AM, 2 टाइम्स ऑफ AM लिख सकते हैं, या AM प्लस MB लिख सकते हैं। अब AM और जो MB है, यदि ये हमारा D है, तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, ये इधर cos कंपोनेंट होगा, तो इधर इसका क्या होगा, ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ D बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, अब ये आ गया P बराबर क्या, D इंटू साइन थीटा बाई 2, या इसी को हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू P इंटू कोसेक थीटा बाई 2। तो ये होता है PCD और चेन के बीच में संबंध। तो ये संबंध याद रखिएगा, ये संबंध आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक नया संबंध आता है आपका, चूंकि T बराबर चेन स्प्रॉकेट पर दांतों की संख्या। ठीक है, चेन स्प्रॉकेट पर दांतों की संख्या। तो देखिए इकाई पिच लंबाई में सिर्फ एक ही दांता आएगा, यहां पर एक दांता आएगा, क्योंकि एक दो केंद्रों के बीच में एक ही दांता फंसेगा, गैप रहेगा तो। ठीक है, यानी कि थीटा कोण में दांतों की संख्या कितनी है भाई, 1 है, और टोटल दांते कितने हैं, 3 है, तो टोटल एंगल कितना है, तो 360 है। तो 360 में यदि हमारा टी दांता है, तो एक दांते के लिए कितना एंगल चाहिए, तो 360 बटा में टी चाहिए, तो थीटा में कितना होगा भाई, 360 बटा में टी। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 360 P इज इक्वल टू लिख सकते हैं D इंटू साइन 360 बटा में 2t, और ये यहां से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 180, यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इंटू साइन 180 बटा में t। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना होगा, यदि थीटा नहीं दिया है तो वो होता है दांतों की संख्या में 180 बटा टी। ये आया कहां से, देखिए अब हमको यहां पर दिया है कि टी दांतों की संख्या है, तो 360 डिग्री में दांतों की संख्या कितनी हो गई, टी हो गई। तो एक दांता के लिए कितना डिग्री चाहिए, तो 360 बटा में टी, चूंकि टी जो है वो 360 पूरे परिधि पर दांते हैं, तो टी जो दांते कटे हैं वो 360 डिग्री पर कटे गए हैं, तो एक दांता जो होगा वो कितनी डिग्री पर होगा, तो 360 बटा में टी। तो थीटा के लिए वो हमारा हो गया 360 बटा में टी, क्योंकि थीटा में एक दांता ही होगा, क्योंकि थीटा जो है वो दो कड़ियों के मतलब इंच बिंदु के बीच की दूरी है के द्वारा बना कोण है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ही दांता आएगा, तो एक दांते के लिए जो आवश्यक एंगल होगा वही हमारा थीटा है, वो है हमारा 360 बटा में टी, और उसको यहाँ पुट किया तो हमारा P इज इक्वल टू आ गया D इंटू साइन 180 बटा टी। तो ये जो आपका इस प्रकार से चेन ड्राइव यहीं समाप्त होता है। अब बच गया कैम फॉलोअर, जिसको हम अगली वीडियो में समाप्त कर देंगे और आपका टॉम वहीं पर हो जाएगा समाप्त। तो कैम फॉलोअर में प्रोफाइल वगैरह नहीं आते हैं, ज्यादातर अभी नहीं पूछते हैं, बस आपको क्लासिफिकेशन आप उठा करके देखोगे पेपर में तो सिर्फ क्लासिफिकेशन आता है, और यदि आप प्रोफाइल खींचोगे तो प्रोफाइल में ज्यादा टाइम जाएगा, तो प्रोफाइल खींचने का टाइम नहीं है अभी आपके पास, और वो पूछता भी नहीं है लगातार कई सालों से, 8-10 सालों से तो प्रोफाइल पूछती ही नहीं है। तो सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ फॉलोअर कितने प्रकार के हैं और टाइप्स ऑफ कैम कितने प्रकार के, इसके बारे में जानना है। इसके अलावा कैम फॉलोअर में कुछ नहीं जानना है। तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है।